अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स के बारे में। ठीक है, हम लोग इस जनरल व्यू देखेंगे इंजाइम का, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब इंजाइम्स क्या है जी? इंजाइम्स इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स का। ठीक है, जिसने क्या करना है, जिसका फंक्शन क्या है, उसने एज अ बायो कैटलिस्ट फंक्शन करना है, यानी कि क्या करना है? स्पीड अप कर देनी है रिएक्शन को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है केमिकल रिएक्शन को विदाउट अपने आप को कंज्यूम्ड किए बगैर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? मोस्ट ग्रुप है किसका? बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन का। ठीक है, जिसने एक्ट करना है एज अ बायो कैटलिस्ट और इंक्रीज करना है केमिकल रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है, इंजाइम्स के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, विदाउट इंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड, रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। ठीक है, विदाउट इंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। वो लाइफ को क्या कर देगा? नामुमकिन कर देगा, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ठीक है, इतना ज़्यादा अहम किरदार है एंजाइम्स का हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है? इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन हुई है 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ, जो कि ज्वाइंट है, आपस में एक दूसरे लिंक्ड है। किसके साथ? आपस में लिंक्ड है और इस तरह से क्वाइल हुए हैं कि उन्होंने ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट together and coiled upon themselves to form a globular structure। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है जी? एक है एक्टिव साइट। ठीक है, क्या है? एक एक्टिव साइट है। ये बेसिकली एंजाइम्स का मॉलिक्यूल है जिसमें ये क्या है? एक एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट आना है जिसने अटैच होना है एंजाइम के साथ। ठीक है, ये कोफैक्टर है जो बेसिकली क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं एक्टिव साइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने लगे हैं? एक्टिव साइट के बारे में। एक्टिव साइट है स्मॉल पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम के स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसने क्या करना है? कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करनी है। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम के स्ट्रक्चर का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जिसने करना है कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या होनी है? परफॉर्म होनी है। इसके अंदर क्या होनी है? एक्टिव साइट के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इज नोन एज एक्टिव साइट। ये क्या है? बेसिकली चार्ज बेरिंग साइड है। क्या है? चार्ज बेरिंग साइड, यहाँ पे चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। वो सब्सटेंस जिसने रिएक्ट करना है एंजाइम के साथ, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। यहाँ पे ये क्या मौजूद है? एक्टिव साइट, और ये बेसिकली हमारे पास है सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट की बात करने के बाद, सबस्ट्रेट की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। किसकी बात करने लगे हैं? कोफैक्टर की, जो बेसिकली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है, यहाँ ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर बेसिकली क्या है? ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कोफैक्टर जो है ना, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है फॉर द
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा ये इसेंशियल है। इसने काम करना होता है एज अ ब्रिज के तौर पर, पुल के तौर पर बिटवीन एंजाइम्स और सबस्ट्रेट। यहाँ पे ये देखें कोफैक्टर है, जब तक कोफैक्टर नहीं होगा कभी भी ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, कभी भी एंजाइम जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कोफैक्टर है इसने क्या किया है, एक्ट किया है एज ए ब्रिज के तौर पर, पुल के तौर पर, किसके दरमियान, एंजाइम मॉलिक्यूल के दरमियान और किसके दरमियान, सबस्ट्रेट के दरमियान। ये अब क्या है जी, समटाइम्स बाज़ औक़ात जो होते हैं ना, कोफैक्टर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो कोफैक्टर है उसने एज अ सोर्स बनना होता है, ज़रिया बनना होता है केमिकल एनर्जी का, और हेल्प करना है कि रिएक्शन हो सके, ठीक है, जिसको होने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, वो रिएक्शन हो सके जिसको होने में डिफ़िकल्टी हो रही है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे। एक्टिवेटर, सबसे पहले कौन सी टाइप डिस्कस करने लगे हैं, एक्टिवेटर डिस्कस करने लगे हैं, जो कि कहा जाता है कि ये ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये ऐसा कोफैक्टर है जिसने क्या हो जाना है, डीटैच हो जाना है, क्या हो जाना है, यानी कि सेपरेट हो जाना है, कहाँ से, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के प्रोटीन पार्ट से डीटैच हो जाना है जब रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इट्स फंक्शन। जैसे ही कोफैक्टर का काम खत्म हो जाता है वैसे ही इसने, एक्टिवेटर ने क्या हो जाना है, एंजाइम से डीटैच हो जाना है, इसे सेपरेट हो जाना है, ठीक है। अब जो सम एंजाइम्स होते हैं ना, कुछ जो एंजाइम्स है वो यूज़ हो रहे होते हैं एज अ मेटल आयंस, ठीक है, एज अ कोफैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्टिवेटर का नाम देते हैं। और ये क्या होते हैं, एज इट इज़, इफ़ इट इज़ एंड इनऑर्गेनिक आयन, ये अगर क्या है, इनऑर्गेनिक आयन है। सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं मेटल आयंस को एज अ कोफैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं। ये क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं। इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन, अगर वो इनऑर्गेनिक आयन है तो ये क्या हो सकते हैं, एक्टिवेटर हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। एक सिंपल सा रिएक्शन दिखाया हुआ है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोफैक्टर ने अटैच होना है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, और कहाँ पे प्लेस हो जाना है, एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाना है। ये क्या किया है, कोफैक्टर ने एज अ ब्रिज के तौर पर काम किया है एंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान, ठीक है। और लास्ट पे क्या हुआ है कि प्रोडक्ट सेपरेट पे हो गई हैं, और ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर भी और एंजाइम्स का मॉलिक्यूल, उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली नहीं हुई, वो क्या हो सकता है, रीयूज हो सकता है, ठीक है। एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है, बाद में भी क्या हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। एंजाइम्स एंड कोफैक्टर आर रीयूज्ड। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग इसकी फर्दर दूसरी टाइप के एक्टिवेटर को डिस्कस करने के बाद हम लोग कोफैक्टर की दूसरी टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, प्रोसेथिक ग्रुप। ये नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि ये क्या है, ऐसा कोफैक्टर है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है। क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, किसके साथ, एंजाइम के साथ। क्लियर है ये चीज़। अब इसकी अगर हम लोग प्रोसेथिक ग्रुप की हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाती है FAD या फिर FMN। जो FAD है ना वो है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। जो FMA है ना वो बेसिकली वो क्या है जी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर। नेक्स्ट तीसरी जो हम लोग उसकी टाइप पढ़ने लगे हैं कोफैक्टर की, वो क्या है, कोएंजाइम। क्या है, बेसिकली कोएंजाइम्स। ये ऐसा कोफैक्टर है जिसने लूसली अटैच होना है एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ। क्या होना है, लूसली अटैच टू द एंजाइम्स मॉलिक्यूल। अगर हम लोग इसकी कोएंजाइम की एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाता है विटामिन आ जाता है, ठीक है, NAD आ जाता है। क्या आ जाता है, NAD या फिर NADPH। जो NAD है ना बेसिकली वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो NADP है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स। ये इसकी कोएंजाइम ऐसा है, इसमें जो है ना इसकी एग्जांपल विटामिन भी हो सकती है, ठीक है।
मैनी इंजाइम्स, बहुत ज़्यादा जो इंजाइम्स हैं आर इधर विटामिन्स भी हो सकते हैं या फिर विटामिन्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है NAD+ की, ठीक है, NAD+ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपो एंजाइम के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे? एपो एंजाइम के बारे में। ये ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता ही नहीं है, यानी कि कोफैक्टर नहीं होता। क्या नहीं होता? कोफैक्टर नहीं होता। तो ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है किसकी? एंजाइम्स की। एपो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। अगर हम होलो एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है जी? ये कंप्लीट एंजाइम है जिसके अंदर कोफैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये जो होलो एंजाइम ना बेसिकली एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल से, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एंजाइम की सेल में, ठीक है। और दूसरी तरफ साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर? बहुत ज़्यादा जो एंजाइम्स है ना वो आम तौर पर सिंपली डिज़ोल्व होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो आम तौर पर सिंपली डिज़ोल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ जो होते हैं वो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स जो होते हैं ना हमेशा उसी जगह या उसी लिविंग सेल्स के उसी पार्ट के पास या उसमें ही प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इससे क्या होना है? प्रोड्यूस होना, या वहाँ ही प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल उसके नज़दीक प्रोड्यूस्ड होगा। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, अब जो एंजाइम्स हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ना वो हमेशा कहाँ मौजूद होंगे? वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कहाँ मौजूद होंगे? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। देखें, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता देन फूड जो है वो पौधे अपनी नहीं तैयार कर सकते। क्या है? नहीं तैयार सकते। चाहे वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो या फिर फोटोसिंथेसिस का हो, दोनों के दोनों बुनियादी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं किसी भी जिंदा जानदार में, ठीक है। और सारे के सारे जो कंट्रोल्ड किए जाते हैं बाय सीरीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की एक लड़ी होती है, एंजाइम्स की सीरीज से ये किए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है इस रिस्पिरेशन का प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इसलिए जो है एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों को नज़र आती है, ठीक है। अगर एंजाइम्स नहीं होते तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, और प्लांट अगर सरवाइव नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो एनिमल जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपनी खुराक के लिए, तो वो भी सर्वाइवल की एबिलिटी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। वो भी सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन्स के बारे में, मतलब कि सिमिलर इसी तरह जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता, इसी तरह रिस्पिरेशन का जो है ना वो प्रोसेस नहीं हो सकता। जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी, और जब एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, रिस्पिरेशन नहीं होगी, तो इस तरह से क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट ये देखें, वो एंजाइम जिन्होंने क्या करनी है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, वो एंजाइम्स राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं। अब बहुत इन शॉर्ट एवरी केमिकल रिएक्शन, सारे के सारे रिएक्शंस को जो कि क्या हो रहे हैं? सेल के अंदर हो रहे हैं, उन लोगों को ख़ास तौर पर पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर वर्किंग। क्लियर? अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एंजाइम्स की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में, वो वाले एंजाइम जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पिरेशन से मुराद है जैसे कि क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो एंजाइम जो कि यूटिलाइज होने होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो कहाँ में मौजूद होते हैं? वो साइटोसोल में मौजूद होते हैं। साइटोसोल बेसिकली क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है।
अब अगर लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती विदाउट इंजाइम्स, अब हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे विदाउट इंजाइम्स, इंजाइम्स के बगैर कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकते, तो इस तरह लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। क्लियर है ये चीज़। अभी हम लोगों ने किसकी बात की, हम लोगों ने बात की कि हार्ट जो है ना प्रॉपर इंजाइम्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस पर ही प्रोड्यूस होता है, या फिर वो उस जगह ही प्रोड्यूस होता है, या बिल्कुल वहाँ जहाँ पे इसने वर्किंग अपनी परफॉर्म करनी होती है। अगर तो इंजाइम्स हमारे पास नहीं होते तो कभी भी जो है वो लाइफ में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इतने स्लो होते हैं कि कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। क्लियर है ये चीज़। अगर हम लोग इसको समराइज़ करके ये देखें कि इंजाइम्स की बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ग्लोब्यूलर इनका स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट खुद को इस्तेमाल किए बगैर, यानी कि खुद को खर्च किए बगैर, ठीक है, विदाउट देम सेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये इनकी जो प्रेजेंस है ना डज नॉट इफेक्ट द नेचर। अब इनकी जो मौजूदगी है ना, यहाँ पे देखें इंजाइम ने वैसे का वैसा ही क्या हुआ है, रीयूज होने के लिए रेडी है। ठीक है, ना सिर्फ इंजाइम बल्कि क्या है, कोफैक्टर भी रेडी है। हर जो इंजाइम्स है ना उसकी ख़ास स्पेसिफिक एक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, देयर प्रेजेंस, इनकी जो मौजूदगी है, डज नॉट इफेक्ट, असरात मुरतब नहीं करती द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के ऊपर इनका कभी भी असरात मुरतब नहीं होता। ठीक है, जैसे इनका स्ट्रक्चर पहले था वैसे का वैसा ही इनका स्ट्रक्चर है। देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। कुछ स्मॉल जो अमाउंट है ना इंजाइम्स की, वो कैन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सबस्ट्रेट। ठीक है, सिर्फ स्मॉल जो अमाउंट होती है ना इंजाइम्स की, वो क्या कर सकती है, सबस्ट्रेट में बहुत बड़ी तादाद में उसमें तब्दीली ला सकती है। ठीक है, अब जो फिफ्थ नंबर पे इसका जो मैं बताने लगी वो ये है कि इंजाइम्स के होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं एक्शन के लिए। वो इंजाइम जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है उनका काम फोटोसिंथेसिस ही करना है। ठीक है, और वो वाले इंजाइम जिन्होंने प्रोटीन की प्रोडक्शन करनी है हमेशा वो प्रोटीन की ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरह हर इंजाइम का क्या है, एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना इंजाइम्स वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि इनकी एक ख़ास स्पेसिफिक पीएच होती है, टेम्परेचर होता है, उसी पर ये काम करते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये पीएच इनको रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, बल्कि ख़ास इंजाइम्स का ख़ास सबस्ट्रेट ही अटैच उसके साथ होता है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो देन क्या होगा, कुछ जो अब नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली ये है कि कुछ इंजाइम्स को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जिस तरह हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी कि इसमें क्या इन्वॉल्व था, कोफैक्टर। और हालांकि कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका सबसे कम जो होती है, इनको कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेशन वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को जो स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये ऐसे इंजाइम की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको क्या होती है, दे लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की ये कर देती हैं मिनिमम एनर्जी कर देते हैं, कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी कर देते हैं कि जिसके अंदर वो क्या कर सके, अपने रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। द मिनिमम एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन वो क्या बेसिकली होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इंसान का काम क्या होता है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको मिनिमम कर देते हैं। ठीक है, दे कैन बी इनहिबिटेड, ये रुक सकते हैं थ्रू द एडिशन ऑफ इनहिबिटर्स के आने से इनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें रुकावट हो सकती है। लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने लगी हूँ, वो ये है दे कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट लूजिंग देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को खोए बगैर भी हासिल किए जा सकते हैं, और इनकी जो अदर प्रॉपर्टीज फ्रॉम दी सेल्स दे कैन बी ऑब्टेन्ड
विदाउट लूजिंग देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्रॉम दिस सेल। सेल की दूसरी प्रॉपर्टीज और कैटालिटिक एक्टिविटी को लॉस किए बगैर ये क्या है, देन क्या हो सकते हैं, रीयूज होने की ये एबिलिटी रखते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब सेमराइजेशन में ये है कि इनका ग्लोब्यूलर पार्ट है, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दें। ये जो होती है एंड प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। ये इनका जो स्मॉल अमाउंट है ना एंजाइम्स की, वो क्या कर सकती है, सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस ला के रिएक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये हमेशा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका खास pH होता है, टेम्परेचर होता है और सबस्ट्रेट होता है। क्लियर है ये चीज़। आज हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था एंजाइम के बारे में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर तो अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।